हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 20 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। और आज के जो करंट अफेयर हैं वो बहुत ही इजी हैं। आप आराम से ही एक ही बार में पढ़ के उन्हें याद कर सकते हो। तो बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा ताकि हर एक करंट अफेयर न्यूज़ आपके दिमाग में पहुंच जाए। और करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आप वहां से मेरा टेलीग्राम ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने कल आपसे ये सवाल पूछा था कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है इसका 15वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया था। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो 15वां संस्करण है ये इसी साल 2023 की शुरुआत में जनवरी के महीने में आयोजित किया गया था। और इस बार ये उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया था। उड़ीसा में एक नहीं बल्कि ये दो शहरों में आयोजित किया गया था। एक तो भुवनेश्वर हो गया और दूसरा है राउरकेला। तो यहाँ पर आपको वेन्यू पता लग गया। दूसरी चीज आपको इस बार सत्र पता लग गया कि 15th एडिशन आयोजित किया गया। आपको ये भी पता लग गया कौन से महीने में और कौन से वर्ष में आयोजित किया गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसका विनर कौन सी टीम थी। तो इस बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को जर्मनी ने जीता है। किसने? जर्मनी ने। कौन सी टीम को हराकर? बेल्जियम को हराकर जीता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे कहीं से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में पूरी बैंक इंडस्ट्री के अंदर पहली बार कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डायमंड कोहॉर्ट्स के लिए। कोहॉर्ट्स का मतलब ये हीरे के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि हीरा व्यापारी जो लोग हो गए, उनके लिए स्पेशल बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसको इंडस इंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम। क्या नाम है? इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम। सॉलिटेयर का मतलब यहाँ पर पत्थर से है। एक तरीके से हीरा अपने आप में पत्थर ही है। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे व्यापारी जो कि कहीं ना कहीं हीरा व्यापारी हैं या हीरे में अपना लेन देन करते हैं या हीरा बेचते हैं या खरीदते हैं, इस तरीके के व्यापारियों को इस बैंकिंग प्रोग्राम के अंतर्गत बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा रिडीम पॉइंट दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाएगा। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरों को दिया जा रहा है उससे कम दर पर उनको कम दर ब्याज में लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इंडसइंड बैंक के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है सुमंत खतपालिया। क्या नाम है इनका? सुमंत खतपालिया। ये कौन सा शहर है जो कि अभी हाल ही में फूड अडल्ट्रेशन केसेस के मामले में एनसीआरबी के द्वारा जो डेटा प्रोड्यूस किया गया है उसमें नंबर 1 पाया गया है? हिंदी में अगर बात करें तो फूड अडल्ट्रेशन का मतलब है कि खाने के मामलों में सबसे ज्यादा मिलावट कहाँ पर पाई गई है। तो एनसीआरबी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये भारत सरकार का ही एक संस्थान है। तो एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और उसमें बताया गया है कि पूरे भारत भर में हैदराबाद वो शहर है जहां पर खाने में सबसे ज्यादा मिलावट के मामले पाए गए हैं। पूरे देश भर में अगर बात करें तो पिछले सत्र में 2022 से 23 के सत्र में 291 खाने के चीजों पर मिलावट के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 19 शहरों का नाम उभर के आया है, जिसमें कि हैदराबाद नंबर 1 पे रहा है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा चीजों में खाने में मिलावट देखने को मिली हुई है। और अगर बात करें एनसीआरबी की, जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे विवेक गोगिया। क्या नाम है? विवेक गोगिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। क्या आप बता सकते हो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है टोटल करीब करीब आप बोल सकते हो 400 किलोमीटर। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 402 किलोमीटर लंबाई का है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ये दिल्ली से डायरेक्टली हावड़ा को कनेक्ट करने का काम करेगा। लेकिन ईस्टर्न यहाँ पर नाम आ रहा है,
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई सारे रीजन हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होंगे, जैसे कि चंदौली कनेक्ट होगा, मिर्जापुर कनेक्ट होगा, प्रयागराज कनेक्ट होगा, कौशाम्बी कनेक्ट होगा, फतेहपुर हो गया, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया। ये सारे उत्तर प्रदेश के मेन सिटीज इस ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे, जो कि दिल्ली से हावड़ा तक कनेक्ट करेगा। और इसकी लंबाई तो मैंने आपको बताई दी, 402 किलोमीटर का ये फ्रीट कॉरिडोर होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10,903 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। मतलब आप ये बोल सकते हो 11,000 करोड़ की धनराशि से ये बनाया जाएगा पूरा कॉरिडोर। और ध्यान रखिए, ये रेलवे कॉरिडोर है और इस पर जो ट्रेन चलेगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अभी हाल ही में कुवैत के नए अमीर कौन बने हैं? कुवैत में एक तरीके से जैसे आप बोल सकते हो भारत में प्रधानमंत्री का जो पद होता है, उसी तरीके से आपने देखा अमेरिका में राष्ट्रपति का पद होता है। भारत के अंदर जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री संभालते हैं। अमेरिका के अंदर कार्यपालिका राष्ट्रपति संभालते हैं। उसी तरीके से कुवैत के अंदर जो प्रावधान है वो अमीर का है। ठीक है, अमीर इनको बोलते हैं। तो कुवैत के नए अमीर कौन बने हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है शेख मिशाल। क्या नाम है? शेख मिशाल। पूरा इनका नाम है शेख मिशाल अल अहमद अल जबीर अल सबा। तो ये अब से कुवैत के नए अमीर होंगे। और इनका अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है कि कुवैत के जो अमीर थे अभी तक, शेख नवाफ इनका नाम था। तो शेख नवाफ जो है, इनका निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। इस वजह से अब शेख मिशाल होंगे कुवैत के नए अमीर। और कुवैत की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं कुवैत सिटी। अभी हाल ही में अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है जेवियर मिली। क्या नाम है? जेवियर मिली। ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था इसराइल की तरफ से भारत में नए राजदूत कौन अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है रोयवन अजार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोयवन अजार। ये इसराइल के नए राजदूत होंगे अब भारत में। केवल भारत के ही नहीं, ये श्रीलंका के भी नए राजदूत होंगे और भूटान के भी नए राजदूत होंगे। ये कौन सा देश है जो कि 2023 में वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा लोन लेने वाला बैंक बन गया है? मतलब कहने का यह है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उसमें बताया है कि 2022 से लेकर 23 के सत्र में दुनिया में कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है। तो यह है भारत। पिछले सत्र में भारत ने वर्ल्ड बैंक से 125 बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है। तो भारत ने एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा उधार लिया है पिछले एक साल में वर्ल्ड बैंक से। टॉप 5 अगर कंट्रीज की बात करें तो भारत रहा नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे रहा है मैक्सिको। और मैक्सिको की अगर बात करें तो भारत के कंपैरिजन में सीधे सीधे लगभग आप बोल सकते हो आधा लोन लिया इन्होंने। मैक्सिको ने 67 बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है। तीसरे नंबर पे जो देश है यह है चाइना। चाइना ने 50 बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है। चौथे नंबर पे जो देश है यह है फिलीपींस। फिलीपींस ने 40 बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है। और पांचवें नंबर पे है इजिप्ट। ठीक है, तो आप टॉप 5 ना अगर ध्यान रख पाए, इजिप्ट ने 24 बिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है। टॉप 5 अगर आप नहीं ध्यान रख सकते हैं तो टॉप 3 आप जरूर ध्यान रखिए। नंबर 1 पे भारत, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मैक्सिको ने, और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चाइना ने लिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन। और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करी हुई है। यह कौन सी टीम है जो कि इस बार 2023 की टेनिस प्रीमियर लीग को जीतने वाली टीम बन गई है? तो इस बार टेनिस प्रीमियर लीग 2023 को जीतने वाली टीम बन गई है बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स। इस बार बेंगलोर टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग अपने नाम कर ली है। और अगर बात करी जाए इस बार यह आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के पुणे में, जिसको बोलते हैं शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस की ये कौन सी ब्रांच है जिसके द्वारा अभी तक
अभी हाल ही में सफलतापूर्वक समर नाम के एयर डिफेंस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अस्त्र शक्ति नाम के एक डिफेंस एक्सरसाइज में। तो दरअसल अभी हाल ही में अस्त्र शक्ति नाम की एक डिफेंस एक्सरसाइज संपन्न करी गई, जिसमें समर नाम के एयर डिफेंस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये है भारतीय वायुसेना। और ये जो समर नाम का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि अगर हवा में कोई भी मिसाइल भारत की तरफ आ रही है, तो समर एयर डिफेंस जो है, ये उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी जो स्पीड है, ये 2 से लेकर 2.5 मैक तक है। और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम है, इसको इंडियन एयरफोर्स के बेस रिपेयर डिपोट के द्वारा बनाया गया है। इस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? ये हैं विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया था 8 अक्टूबर के दिन। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को करी गई थी। और इस टाइम पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भारत के, जो कि तीनों सेनाओं का पदभार संभालते हैं? ये हैं अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है भारत सरकार के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि कौन सा राज्य है जिस जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम पर 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था है। तो इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत का जितना भी जीडीपी है, उसका टोटल 15.7% जीडीपी अकेले महाराष्ट्र देता है। मतलब आप ये बोल सकते हो, आज की डेट में पूरे दुनिया की पृष्ठभूमि पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत के राज्यों में से महाराष्ट्र का है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा। भारत की टोटल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, ये 9.2% है जीडीपी में। जीडीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। जीडीपी का मतलब ये है कि भारत की सीमा रेखा के अंदर कोई भी चीज बन रही है, मतलब उत्पादित करी जा रही है, या फिर उसका व्यापार किया जा रहा है, टोटल आज की डेट में उन सभी का मूल्य कितना है, उसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो आज की डेट में भारत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनका भी उत्पादन किया जा रहा है, उन सबको मिलाकर टोटल इवैल्यूएशन का महाराष्ट्र सबसे ज्यादा योगदान देता है, करीब करीब 16% का। और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, करीब 9% का। तीसरे नंबर पे गुजरात है। गुजरात इस टाइम पर जीडीपी में 8.2% का योगदान दे रहा है। और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जो कि 7.5% का योगदान दे रहा है। माइनॉरिटी राइट्स डे कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया है? यह दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण हो। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 29 और 30 के अंदर माइनॉरिटीज के वेलफेयर की बात कही गई है। और इस बार की जो 2023 की थीम रही है, ये रही है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। केरल की ये कौन सी स्टार्टअप कंपनी है जिसने अभी हाल ही में दुनिया भर की ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के अंदर टॉप 3 में रैंकिंग हासिल करी है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई सारी स्टार्टअप कंपनीज ने हिस्सा लिया। और इसमें भारत की केरल बेस्ड एक कंपनी है जिसने टॉप 3 में जगह बनाई है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेन रोबोटिक्स। तो ये टॉप 3 में रही, तीसरी रैंक इसने हासिल करी है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। ये रोबोटिक्स बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहीं ना कहीं इनके संरक्षण की बात कही हुई है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से इनको यह आश्वासन दिया हुआ है कि भारत सरकार हर तरीके से इनके स्टार्टअप को प्रमोट करने में मदद करेगी, चाहे वो लोन फैसिलिटी हो, चाहे वो मार्केट एक्सप्लोरेशन हो, हर एक चीज में। केरल में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। वाराणसी के अंदर अभी हाल ही में
इसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। अंग्रेजी में बोलें तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। तो इसका उद्घाटन वाराणसी के अंदर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वाराणसी के अंदर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये जो महामंदिर है, इसकी जो बिल्डिंग है, ये 7 फ्लोर की बनाई गई है और इसकी खास बात यह है कि एक टाइम पे 20,000 लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दुनिया में इस टाइम पर कोई भी ऐसा परिसर नहीं है जहां पर एक साथ 20,000 लोग बैठकर मेडिटेशन कर सकें। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये स्पिरिचुअल टर्म में बनाया गया है। कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ने में ये मदद करेगा और कहीं ना कहीं विश्व की पृष्ठभूमि पर ये योगा को भी प्रमोट करने का काम करेगा। ये कौन सा देश है जो कि फैसला ले चुका है कि 2025 से ये अपने जितने भी एयर पैसेंजर्स हैं उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाएंगे? तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क ने फैसला लिया है कि 2025 के शुरुआत से जितने भी लोग डेनमार्क से हवाई यात्रा करेंगे उन पर एक अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिसको ग्रीन टैक्स के रूप में लिया जाएगा। डेनमार्क एक ऐसा देश है जो कि 2030 तक ये टारगेट लेकर चल चुका है कि अपने आप को ग्रीन करेंगे 100%। मतलब कहने का ये कि कार्बन न्यूट्रल कर देंगे 100% या 2030 तक। जिसके लिए जो भी इनका खर्चा आ रहा है वो यहाँ के जो एयर पैसेंजर्स होंगे, जो हवाई यात्रा करने वाले जो यात्री होंगे, उनसे वसूलेंगे। और इसको इन्होंने 3 फेज में फैसला लिया है वसूलने का। देखिए, जो डोमेस्टिक यात्रा करेंगे इन पे, ठीक है, उसके लिए इन्होंने सोचा है कि ये उनसे 100 डेनिस क्राउन लेंगे। डेनिस क्राउन का मतलब जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे ही डेनमार्क में डेनिस क्राउन चलता है। तो अगर आप डोमेस्टिक यात्रा करोगे 2025 से डेनमार्क की किसी भी एयरलाइन से, तो आपको 100 डोमेस्टिक क्राउन देने होंगे। इसके अलावा अगर आप मीडियम टर्म की रेंज में करोगे यात्रा, तो उसमें आपको 310 डेनिस क्राउन देने होंगे। अगर आप लॉन्ग रेंज की यात्रा करोगे तो 410 डेनिस क्राउन आपको देने होंगे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है? मैट फ्रेडरिक्सन। और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो एरेक्टिका की कैपिटल क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और इंस्टाग्राम पर आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वरुण अवस्थी 07। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि टेराकोटा मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है विष्णुपुर, ये कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 का अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य का एग्जाम हो, जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप जीएस जीके का मेरा फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप ये मेरा बैच अवेल करते हैं तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर है। इस बैच की मदद से आप आसानी से किसी भी एग्जाम में, अगर आज की डेट में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप भी मिनिमम 70% स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके या मेरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।